दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फूल एंड द क्रुक्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फूल का मतलब होता है मूर्ख और क्रुक का मतलब होता है बदमाश, और ये प्लूरल नाउन है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द फूल एंड द क्रुक्स, मतलब कि मूर्ख और बदमाश। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Long, long ago, there lived a foolish man in a village। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट में कोई भी पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? लॉन्ग लॉन्ग अगो, मतलब कि बहुत बहुत समय पहले। देयर लिव्ड ए फुलिश मैन इन ए विलेज, मतलब कि एक गांव में एक मूर्ख आदमी रहता था। ही वॉज सच एन इडियट दैट इवन आ स्कूल चाइल्ड कुड फूल हिम ईजिली। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फूल जो है वो मूर्ख है, और साथ में ये एक वर्ब भी है। फूल का मतलब होता है किसी को मूर्ख बनाना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज सच एन इडियट, मतलब वो इतना ज़्यादा मूर्ख था, इतना ज़्यादा मूर्ख था कि दैट कि यहाँ तक कि इवन ए स्कूल चाइल्ड, मतलब यहाँ तक कि कोई जो स्कूल का बच्चा भी था, बच्चा भी जो है कुड फूल हिम ईजिली, वो भी उसे आसानी से बेवकूफ़ बना सकता था, मूर्ख बना सकता था। चलिए आगे देखिए। द फूल हैड वन हॉर्स एंड वन गोट एज हिज पेट्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द फूल हैड वन हॉर्स एंड वन गोट एज हिज पेट्स। और पेट का मतलब होता है पालतू पशु, मतलब जो फूल था मूर्ख था उसके पास एक घोड़ा और एक बकरी थी पालतू पशुओं के रूप में। चलिए आगे देखिए। वन डे द फूल डिसाइडेड टू सेल हिज हॉर्स एंड द गोट इन द मार्केट। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। डिसाइड करने का मतलब होता है कि चीज़ का निर्णय करना, फैसला करना, और उसके बाद दूसरी वर्ब को जोड़ा गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप एक वाक्य में दूसरी वर्ब को जोड़ना चाहते हैं तो पहले आपको टू लगाना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेल का मतलब होता है बेचना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, द फूल डिसाइडेड टू सेल, जो फूल था मूर्ख था उसने फैसला किया टू सेल बेचने का, हिज हॉर्स अपने घोड़े को, एंड द गोट और बकरी को, इन द मार्केट बाजार में। ही टाइड अ बेल राउंड द नेक ऑफ द गोट विद द हेल्प ऑफ अ थिन स्ट्रिंग। क्या मतलब हुआ? ही टाइड, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। टाई का मतलब होता है बांधना, और ये सेकंड फॉर्म है, और बेल का मतलब घंटी। ही टाइड अ बेल, उसने घंटी बांध दी, राउंड द नेक, गर्दन पर, ऑफ द गोट, बकरी की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने बकरी की गर्दन पर या बकरी के गले पर एक घंटी बांध दी, विद द हेल्प ऑफ ए थिन स्ट्रिंग। थिन मतलब पतली, स्ट्रिंग मतलब डोरी। विद द हेल्प ऑफ ए थिन स्ट्रिंग मतलब एक पतली डोरी की मदद से। एंड टाइड द अदर एंड, और जो अदर एंड मतलब जो दूसरा सिरा था उसको बांध दिया, ऑफ द स्ट्रिंग मतलब जो उस डोरी का, स्ट्रिंग मतलब जो वो डोरी थी उसका जो दूसरा सिरा था,
अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, डोरी का बांध दिया टू द हॉर्सेस टेल। और दोस्तों यहाँ हॉर्स के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है काके की। हॉर्सेस टेल मतलब हुआ घोड़े की पूंछ। तो उसने क्या करा, उसने जो उस डोरी का जो दूसरा सिरा था उसे उसने घोड़े की पूंछ से बांध दिया। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों इस बात को आप समझ ही गए होंगे कि जो मूर्ख था उसने डिसाइड किया, फैसला किया कि वो अपने घोड़े को और बकरी को बाज़ार में बेचेगा, और उसने एक थिन स्ट्रिंग मतलब एक पतले डोरी की मदद से एक घंटी को बकरी के गले पर, गर्दन पर, गले पर बांध दिया, और जो उसका जो दूसरा सिरा था वो उसने घोड़े की पूंछ से बांध दिया। आगे देखिए। ही देन माउंटेड हिज हॉर्स, ही देन मतलब फिर वह, माउंटेड हिज हॉर्स, माउंट मतलब सवार होना, वो अपने घोड़े पर सवार हो गया, एंड सेट आउट फॉर द मार्केट प्लेस, और वो बाज़ार के लिए निकल पड़ा। चलिए आगे देखिए। Some crooks who knew the fool very well made a plan to get the horse and the goat for their own use। क्या मतलब हुआ? some crooks और दोस्तों ये क्रुक का प्लूरल नाउन है। सम क्रुक्स मतलब जो कुछ बदमाश थे, हु न्यू जो जानते थे, और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब आप किसी का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि सम क्रुक्स जो कुछ बदमाश थे, हु न्यू जो जानते थे, द फूल बे उस मूर्ख को जानते थे, वेरी वेल बहुत अच्छे से उस मूर्ख को जानते थे, मेड अ प्लान उन्होंने एक योजना बनाई, टू गेट द हॉर्स एंड गोट मतलब उन्होंने क्या योजना बनाई, टू गेट द हॉर्स एंड गोट उन्होंने उस घोड़े को और बकरी को हासिल करने की, लेने की एक योजना बनाई, फॉर देयर ऑन यूज़ अपने खुद के इस्तेमाल के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि कुछ बदमाश थे जो उस मूर्ख को अच्छे से जानते थे, उन्होंने एक योजना बनाई घोड़े और बकरी को अपने खुद के इस्तेमाल के लिए उससे लेने की। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए वन ऑफ द क्रूक्स मतलब जो उनमें से एक बदमाश, ऑन द वे रास्ते पर, अनटाइड द बेल, अनटाई का मतलब होता है खोल देना, अनटाइड द बेल उसने घंटी को खोल दिया, फ्रॉम द गोट्स नेक मतलब कि जो उनमें से एक बदमाश था उसने रास्ते पर क्या करा, अनटाइड द बेल फ्रॉम द गोट्स नेक उसने बकरी के गले से उस घंटी को खोल दिया, एंड इंस्टीड और उसकी बजाय टाइट बांध दिया, विद द हॉर्सेस टेल और उसने उसे घोड़े की पूंछ से बांध दिया। द फूल डिड नॉट एवर रियलाइज वॉट वेंट ऑन बिहाइंड हिज बैक। क्या मतलब हुआ, और रियलाइज़ का मतलब होता है महसूस होना। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है इसमें डिड नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा सब्जेक्ट है द फूल, ये नेगेटिव वर्ड डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और एवर का मतलब कभी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द फूल डिड नॉट एवर रियलाइज वॉट वेंट ऑन बिहाइंड हिज बैक मतलब जो मूर्ख था उसे कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ या इस बात का पता नहीं चला कि वॉट वेंट ऑन बिहाइंड हिज बैक कि उसके पीठ के पीछे क्या हुआ। द बेल टाइड टू द टेल और वो जो बैल थी, घंटी थी, टाइड जो बंधी हुई थी, टू द टेल ऑफ द हॉर्स मतलब जो घोड़े की पूंछ पर बंधी थी, वेंट ऑन रिंगिंग वो बजती रही, वेंट ऑन रिंगिंग वो बजती रही, एंड द फूल और वो जो मूर्ख था, बिलीव्ड उसको ऐसा विश्वास था, उसे ऐसा भरोसा था, दैट कि ऑल वॉज वेल कि सब कुछ ठीक है। चलिए आगे देखिए। ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर, अनादर क्रुक आस्क्ड द फूल टू स्टॉप। क्या मतलब हुआ कि ऑन द वे अनादर फूल जो दूसरा, अनादर क्रुक जो मतलब दूसरा बदमाश था, आस्क्ड द फूल उसने, आस्क्ड द फूल टू स्टॉप उसने मूर्ख से रुकने को कहा, एंड लुक बिहाइंड और पीछे देखने को बोला। व्हेन द फूल लुक्ड बिहाइंड जब मूर्ख ने पीछे देखा, द क्रुक सेड जो क्रुक था, बदमाश था, उसने कहा, सर श्रीमान, हाउ इज़ इट दैट यू हैव हंग अ बेल बाय योर हॉर्सेस टेल। उसने क्या कहा, हाउ इज़ दैट सर ये क्या है कि यू हैव हंग आपने टांगी हुई है। और दोस्तों ये हैंग की थर्ड फॉर्म इसका मतलब टांगना, दैट यू हैव हंग आपने टांगी हुई है, अ बेल एक घंटी, बाय योर हॉर्सेस टेल अपनी घोड़े की पूंछ से एक घंटी को बांधा हुआ है। व्हाट पर्पस डज इट सर्व मतलब इससे क्या होता है, इस व्हाट पर्पस डज इट सर्व मतलब इससे क्या होता है। द फूल वॉज ऑलरेडी शॉक्ड
और ये जो मूर्ख था वॉज ऑलरेडी शॉक्ड, वो पहले से ही बहुत हैरान था, टू फाइंड, ये पाकर, ये देखकर, दैट की द गोट मिसिंग। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द फूल वॉज ऑलरेडी शॉक्ड टू फाइंड द गोट मिसिंग। जो मूर्ख था वो पहले से ही बहुत ज़्यादा हैरान था बकरी को गायब देखकर। टू फाइंड मतलब बकरी को गायब पाकर, देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान था। ही बिकेम वेरी सैड, और दोस्तों सैड का मतलब उदास। ही बिकेम वेरी सैड, वह बहुत उदास हो गया। एंड प्रोसीडेड टू द मार्केट प्लेस, और वो मतलब कि मार्केट प्लेस मतलब कि बाजार की तरफ वो आगे बढ़ गया। और ये प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना और सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही बिकेम वेरी सैड, वो बहुत उदास हो गया। एंड प्रोसीडेड टू द मार्केट प्लेस, और वो बाजार की तरफ आगे बढ़ गया। चलिए आगे देखिए। इन द मीन टाइम मतलब कि इस समय, इस दौरान, द थर्ड क्रूक, जो तीसरा बदमाश था, केम नियर द फूल, मतलब वो केम नियर द फूल, वो मूर्ख के पास आया। एंड सैड, और उसने कहा, सर, श्रीमान, वेरी सैड, बहुत, वेरी सैड मतलब बहुत उदासी की बात है। एंड सॉरी, इन द मीन टाइम मतलब कि इस दौरान, द थर्ड क्रूक, जो तीसरा बदमाश था, केम नियर द फूल, वो जो केम नियर द फूल, जो तीसरा बदमाश था, वो उस मूर्ख के पास आया। एंड सेड, और कहा, सर, श्रीमान, आई हैव सीन अ मैन रनिंग अवे विद योर गोट। तो उसने क्या कहा कि सर कि श्रीमान, आई हैव सीन अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा है भागते हुए आपकी बकरी के साथ। इफ़ यू लाइक, यदि आप चाहो, आई विल चेज, मैं उसका पीछा, आई विल चेज द थीफ, मैं चोर का पीछा करूंगा। और दोस्तों चेज़ का मतलब है किसी का पीछा करना। तो उसने क्या कहा कि श्रीमान, मैंने एक आदमी को आपकी बकरी के साथ भागते देखा है। यदि आप चाहते हो, इफ़ यू लाइक, यदि आप चाहो, आई विल चेज द थीफ, मैं चोर का पीछा करूंगा, ऑन योर हॉर्स, आपके घोड़े पर, एंड गेट बैक योर गोट, और आपकी बकरी को वापस लाऊंगा। चलिए आगे देखिए। द फूल बिकेम वेरी हैप्पी, जो ये फूल था, मूर्ख था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। टू हियर दिस, इस बात को सुनकर। ही इमीडिएटली गॉट डाउन, और इमीडिएटली का मतलब तुरंत होता है। और दोस्तों, और गॉट डाउन जो है वो गेट डाउन की सेकंड फॉर्म है। गेट डाउन का मतलब होता है उतरना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही इमीडिएटली गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, मतलब क्या हुआ इस लाइन का? वह तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतर गया। एंड हैंडेड इट ओवर टू द थर्ड क्रूक, और हैंड ओवर मतलब हवाले करना होता है। एंड हैंडेड इट ओवर टू द थर्ड क्रूक, और उसने उसे, और ये दोस्तों, ये जो इट है ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है सब्जेक्ट के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पर घोड़े के लिए इट का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एंड हैंडेड इट ओवर टू द थर्ड क्रूक, और उसने वो, और वो इट का मतलब घोड़ा, घोड़े के बारे में बात हो रही है, उसने उसे तीसरे बदमाश को दे दिया। तो इस पूरी लाइन का दोस्तों आपको अर्थ समझ में आ ही गया होगा कि पहले क्या हुआ कि वो जो फूल था, मूर्ख था, वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया इस बात को सुनकर। ही इमीडिएटली गॉट डाउन फ्रॉम द हॉर्स, वो तुरंत घोड़े से नीचे उतर गया। और उसने क्या करा? हैंडेड इट ओवर टू द थर्ड क्रूक, और उसने वो घोड़ा उस तीसरे बदमाश के हवाले कर दिया, सौंप दिया, या कह सकते हैं हवाले कर दिया। द क्रूक नाउ माउंटेड द हॉर्स, अब ये जो बदमाश था वो घोड़े पर सवार हो गया। एंड ड्रोव अवे, और वो वहाँ से चला गया। चलिए आगे देखिए। द फूल वेटेड एंड वेटेड, जो मूर्ख था उसने इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार किया। फॉर हिज गोट एंड द हॉर्स, अपनी बकरी और अपने घोड़े का, टू कम बैक, वापस आने का। बट इट नेवर हैपन, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। चलिए, और दोस्तों जाहिर सी बात है कि वो जो बदमाश थे वो उसके जो घोड़ा था और बकरी को लेके गए थे, और वो वापस नहीं आने वाले थे। द क्रूक्स दस स्टोल द फूल्स हॉर्स, इस प्रकार जो बदमाश थे उन्होंने और दोस्तों ये जो है वर्ड, ये स्टील की सेकंड फॉर्म है। स्टील मतलब चुराना, और ये सेकंड फॉर्म है स्टोल। द क्रूक्स दस स्टोल द फूल्स हॉर्स एंड द गोट, क्या मतलब हुआ? इस प्रकार से जो बदमाश थे उन्होंने मूर्ख के घोड़े को और बकरी को चुरा लिया। लिविंग द फूल इन द मिडिल ऑफ द रोड क्राइंग फॉर हेल्प, लिविंग द फूल मतलब उस मूर्ख को छोड़ते हुए, इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के सड़क के बीच में, क्राइंग फॉर हेल्प मदद के लिए चिल्लाते हुए छोड़कर। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। अ फूल एंड हिज वेल्थ डोंट स्टे टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या अर्थ हुआ? अ फूल एंड हिज वेल्थ, वेल्थ मतलब संपत्ति। जो एक मूर्ख होता है और उसकी जो संपत्ति होती है, डोंट स्टे टुगेदर, वो एक साथ नहीं रहते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक वो एक साथ नहीं रहते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की।
यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सुझाव हो तो कोई कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।